और उसमें आपको यह बताया था कि कश्मीर में कुछ हो रहा है। जो हो रहा है उसमें मैंने यह अपडेट भी दिया था कि भारत ने जिस तरह से इंडस वाटर ट्रीटी को छोड़ा, साथ में पाकिस्तान में पानी छोड़ा, ये सारी चीजें पाकिस्तान को झुकाने के लिए पर्याप्त थी, जिसके बाद ये तैयार हुए कि सर आइए और चीन या रूस को अपने यहां पर मध्यस्थ बना लीजिए, और ऐसे में कौन गलत है यह ढूंढने का फैसला किसी थर्ड पार्टी को करने दीजिए। शुरुआत में जिस द रेजिस्टेंट फ्रंट ने इस बात की जिम्मेदारी ली थी कि उसने गोलियां चलाई हैं या उसके आतंकवादियों ने मारा है, वो भी भारत के दबाव के चलते पीछे हट गए। लेकिन इसी बीच में इनके यहां के ख्वाजा आसिफ, जो कि रक्षा मंत्री बताए जाते हैं, इनकी तरफ से यह बात पब्लिकली एक इंटरव्यू में कही गई कि हम इस बारे में मध्यस्थता चाहते हैं कि कोई आए और जांच करे। मध्यस्थता से पहले ही ईरान ने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया कि वो मध्यस्थ बनने को तैयार है भारत पाकिस्तान के बीच में। तो इस पर भारत में खूब मजाक बना कि लुक हुज टॉकिंग, जिसकी खुद की हालत खराब है। सऊदी अरब ने भी अपनी तरफ से कहा कि मैं दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कर सकता हूं। तो ऐसे में क्या भारत ईरान, सऊदी अरब या रशिया या चाइना, इनमें से किसी की मध्यस्थता ले सकता है क्या कि चलो हाँ भाई आप दोनों देशों के बीच में आकर के मामले को रिजॉल्व करो? तो यह बात आती है निकल करके कि भारत ने अपने इतिहास से क्या सीखा है। मैं आपको इतिहास की प्रासंगिकता बताऊंगा, उससे पहले आपको थोड़ी सी बातें मैं याद दिला देता हूं। पहले तो टेक्निकल पॉइंट याद कर लीजिए। टेक्निकल पॉइंट यह है कि भारत ने 1972 में जो शिमला समझौता किया, उस शिमला समझौते की कंडीशन यह थी कि हम लोग किसी भी थर्ड पार्टी को इस मामले के अंदर मध्यस्थ नहीं बनाएंगे। यानी कश्मीर मुद्दा या भारत पाकिस्तान के बीच का विवाद हम किसी भी दूसरे देश के पास लेकर नहीं जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू शिमला समझौता हम किसी को भी यहां पर पार्टी बनाने को तैयार नहीं है। यह तो हुआ कानूनी रूप कि हम 72 से यह सीख चुके हैं कि हम किसी को भी पंच नहीं बनाएंगे। लेकिन इस कानूनी रूप को अगर कल को मान लो कश्मीर पाकिस्तान तोड़ देता है, कहते हैं शिमला समझौता मैं मान ही नहीं रहा, मैं तो ले जा रहा हूं बाहर, तो क्या भारत बाहर ले जाने देगा? इसके पीछे की जो ऐतिहासिकता है ना, वो पहुंचती है पंडित नेहरू के समय पर। असल में आज जिस कश्मीर को लेकर के आप और हम इस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में मामला उलझता देखते हैं, उसकी कहीं ना कहीं जो तार हैं वो नेहरू जी के टाइम से जुड़े हुए हैं। एक टाइम पर जब जम्मू कश्मीर के अंदर भारत के साथ मिलने की प्रक्रिया चल रही थी और उधर से पाकिस्तानी कबीलाई फौज, कबीले का रूप लेकर के पाकिस्तानी सेना कश्मीर में जबरन घुसी आ रही थी, उस समय पर भारत ही या नेहरू जी के नेतृत्व की सरकार ही इस मुद्दे को उठाकर यूएन ले गई थी। तो यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा अगर ना गया होता, उसे पंच ना बनाया होता, तो आज पाकिस्तान के पास भारत का एक बड़ा हिस्सा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के रूप में ना होता। तो भारत ने जब जब मध्यस्थता स्वीकारी, सबसे पहले यूएन की स्वीकारी थी, उससे हमें नुकसान क्या हुआ? उन्होंने हमसे यह कह दिया कि आप लोग अपने अपनी रेखाओं पर रुक जाओ, जिन्हें एलओसी कहा जाएगा, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गया। साथ में कश्मीर की जनता तय करेगी कि उसे कहां जाना है। इसे जनमत संग्रह कहा गया। भारत की तरफ से जनमत संग्रह पर आर्ग्यूमेंट यह दिया गया था कि जनमत संग्रह तभी होगा जब यहां से कबीले हटकर पीछे चले जाएंगे। यानी कि यहां पर आए हुए जो भी पाकिस्तानी सेना अंदर तक घुसी हुई है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, जिस दिन कश्मीर को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा, हम इस क्षेत्र के अंदर जनमत संग्रह करा लेंगे। तो लेकिन जनमत संग्रह की बात तक पहुंचने की जो गलती थी ना, वो भारत के द्वारा 1947 में हुई थी, जब हमारे द्वारा इस स्थिति को स्वीकार ही कर लिया गया कि ये एलओसी के इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ भारत, और ये विवादित जगह रह गई कि जब पाकिस्तान यहां से हटेगा तब इस पूरे क्षेत्र के अंदर जनमत संग्रह करा लिया जाएगा। यह दौर पैदा कैसे हुआ, इसके पीछे की भी गणित समझ लीजिए। कश्मीर का मसला ऐसे था क्या, हालांकि इस पर एक अलग से सेशन लेकर आएंगे, फिलहाल के लिए इस विषय वस्तु को थोड़ा यहीं समझ लेते हैं। कुछ हुआ यूं था कि जम्मू कश्मीर में ना राजा हरि सिंह का शासन हुआ करता था, लेकिन बहुतायत में यहां मुसलमान थे। पाकिस्तान एक मुस्लिम देश बन चुका था। देश का जब विभाजन हुआ तो उस समय पर टू नेशन थ्योरी चलाई गई। टू नेशन थ्योरी क्या थी? टू नेशन थ्योरी यह थी कि भारत और पाकिस्तान दो देश होंगे, लेकिन मुसलमानों के लिए एक सेपरेट देश होगा जिसका नाम पाकिस्तान होगा। तो जिन्ना ने जिस टू नेशन थ्योरी के लिए सारा संघर्ष रचा था, उस संघर्ष में कश्मीर बड़ा फिट बैठता था। क्यों? कश्मीर घाटी में बहुतायत में मुसलमान थे, तो ऐसे में मुसलमान तो मुस्लिम कंट्री में ही जाने चाहिए, यह थॉट पाकिस्तान की थी।
हरि सिंह जो यहां के राजा थे वो कश्मीर को किसी में नहीं मिलाना चाहते थे, जम्मू कश्मीर को, कि भाई हम लोग अलग रह लेंगे, इंडिपेंडेंट रह लेंगे, हमें किसी के साथ नहीं जाना, इन्हें किसी के साथ जाना नहीं। लेकिन पाकिस्तान कहता है कि तुम्हारे यहां मुसलमान हैं तो नेचुरल रूप से तुम्हारा जो इंक्लिनेशन है वो हमारे साथ होना चाहिए। हरि सिंह इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। भारत अपनी तरफ से कह रहा है कि हमने तो बहुत सारे मुसलमानों को अपने देश में रखा है, ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर भी हमारे साथ मिलता है, हम तो धर्म के आधार पर देश बना ही नहीं रहे, हम तो चाहते ही नहीं है बनाना, अगर जम्मू कश्मीर हमारे साथ रहता है तो मोस्ट वेलकम है। जैसे भारत में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी भारत के द्वारा दिए गए इस वादे के बाद कि हम किसी एक धर्म का देश नहीं बना रहे, सब लोग यहां रह सकते हैं, उसके कारण बड़ी संख्या में मुसलमान यहां रह गए। बाकायदा इसके लिए हमने जो नेहरू जी का जो मंत्रिमंडल था उसमें मुस्लिम मंत्री तक रखे हुए थे, ताकि यह लगे कि भारत मुस्लिमों के लिए भी सुरक्षित है, वो भी यहां रुक सकते हैं। उस समय हमारी ज्यादा बड़ी आवश्यकता यह थी कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा रियासतें हो, ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र अधिकार हमारा हो। ऐसे में जम्मू कश्मीर का मामला फंस गया। लेकिन दिक्कत क्या थी? जनता बहुतायत में मुसलमान और राजा हिंदू। ऐसे में हरि सिंह अगर मिलने की बात कह भी दें कि मुझे भारत में मिलना है, तो इस बात में कौन दम मानेगा, जिसको लेकर आज